हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, धरोहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। आज हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चंदेरी में स्थित चंदेरी किले की, जिसे कीर्ति दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये किला मध्य भारत में स्थित है और इसी वजह से ये मुगल बादशाहों की पहली पसंद बन गया। राजपूतों ने यहाँ बाबर से भीषण युद्ध किया था और यहाँ के दरवाजों पर खून से लिखा इतिहास दर्ज है। वीरांगनाओं की जौहर की शौर्य गाथा है। तो कैसा था चंदेरी किले का इतिहास, जिसने बाबर को भी पस्त कर दिया था? आइए जानते हैं चंदेरी का कीर्ति दुर्ग की कहानी। चंदेरी, ये नाम इतिहास के पन्नों में कई वजह से दर्ज है। यहाँ बने कीर्ति दुर्ग, जिसे चंदेरी किला कहा जाता है, पत्थरों में दबी है कई अनगिनत कहानियां। वीरांगनाओं के जौहर की स्मारक, वीर सपूतों के लहू से सना खूनी दरवाजा, वही महाभारत से मिलता है चंदेरी का संबंध। यहाँ मुगल शासक बाबर ने आक्रमण किया था। आखिर क्या है चंदेरी के इतिहास की कहानी, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे भारत में हर जगह इतिहास की इमारतें किलों के रूप में दिखाई दे जाएंगी। अगर भारत के मशहूर किलों की बात की जाए तो उसमें एक नाम चंदेरी के किले कीर्ति दुर्ग का भी विशेष रूप से लिया जाएगा। चंदेरी में पहाड़ी पर बना कीर्ति दुर्ग स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल है। चंदेरी के इतिहासकारों की माने तो यह किला 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस किले का नाम कीर्ति दुर्ग पड़ा। लगभग 71 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना कीर्ति दुर्ग चंदेरी का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का स्वतंत्र प्रशासक महमूद खिलजी था। उसके शासन के दौरान यहाँ अनेक सुंदर इमारतों का निर्माण हुआ। जानकार बताते हैं कि पहले चंदेरी मालवा की राजधानी भी रही है। वहीं कई लोग इसका इतिहास महाभारत काल का भी बताते हैं। चेदी राजा शिशुपाल से भी चंदेरी को जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि चेदी राज्य ही चंदेरी बना। वहीं किले के नीचे स्थित मंदिर में एक यज्ञशाला है, जिसे शिशुपाल की यज्ञशाला भी बोला जाता है। पूरे भारत में जितने भी शासक रहे हैं उन सभी के निशान चंदेरी में मिल जाएंगे। चंदेरी किले के राजा जब मेदिनी राय थे तब 1528 में सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जब बाबर ने इस पर आक्रमण कर दिया। एक लंबे संघर्ष और काफी खून खराबे के बाद बाबर ने इस किले पर विजय भी प्राप्त कर ली। कहते हैं कि जब मुगल सम्राट बाबर ने चंदेरी का किला जीता, बाबर ने ये दुर्ग 1528 में जीता था। बाबर की मौत के बाद मालवा सुल्तान मल्लू खान ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। बाद में बाबर के बेटे हुमायूं ने कब्जा कर अपने आधिपत्य में से ले लिया। 1605 में मुगलों ने बुंदेल राजाओं को ये चंदेरी सौंप दी। बाद में यहां सिंधिया स्टेट का कब्जा हो गया। संतोष शर्मा, IBC 24, अशोकनगर। चंदेरी किले पर 1528 ईस्वी में मुगलों और राजपूतों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ राजपूत राजा मेदिनी राय की सेना। खानवा के युद्ध राणा सांगा घायल होकर युद्ध के मैदान में से भागे। इसमें कई इनके सहायक भी थे। इनमें से एक राजपूत राजा मेदिनी राय थे और वहां वो लौटकर अपने किले में वापस चले आए। इतिहासकार बताते हैं कि चंदेरी का युद्ध 1528 में मुगलों और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। कहा जाता है कि खानवा युद्ध में राजपूतों को हराने के बाद बाबर की नजर चंदेरी पर थी।
उसने चंदेरी के तत्कालीन राजपूत राजा से वहां का महत्वपूर्ण किला मांगा और बदले में अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश की। लेकिन राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी नहीं हुए। तब बाबर ने चंदेरी किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दी। चंदेरी का किला आसपास की पहाड़ियों से घिरा था। यह किला बाबर के लिए काफी महत्व रखता था। तब बाबर की सेना ने हाथी, तोपों और भारी हथियारों को लेकर पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर दी। कहा जाता है कि बाबर अपने निश्चय पर दृढ़ था। उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने का अविश्वसनीय कार्य कर डाला। उसकी सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से लेकर नीचे तक काट दिया और ऐसी दरार बनाई जिससे होकर उसकी सेना और साजो सामान ठीक किले के सामने पहुंच गए। बाबर के आक्रमण के समय चंदेरी किले का परकोटा सुरक्षित नहीं रहा और वो तोपों के जरिए नष्ट कर दिया गया। हजारों की संख्या में लड़ते हुए राजपूत सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और वहां की औरतों ने जौहर किया। इस विजय के पश्चात बाबर दिल्ली लौट आया। चंदेरी राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी और तभी से चंदेरी किले का निर्माण हुआ। जो गुलाम वंश चंदेरी में दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ वो हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम डायनेस्टी कहलाती है। तो आप मान लें कि वहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहली डायनेस्टी के कदम यहाँ पड़े जो जिसको हम गुलाम वंश कहते हैं। तो गयासुद्दीन खिलजी ने चहारदेव करके वहाँ थे, इसमें नरवर के राजा थे, उन पर किया। चंदेरी ज़माना उनके पास था, तो ये भी उसके साथ चला गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का भी इसमें कब्जा हुआ, फिर तुगलक भी यहाँ आए। तो ये सब अलग अलग डायनेस्टी है। एक होगी गुलाम वंश, दूसरी हो गई कौन सी, खिलजी डायनेस्टी, तीसरी हो गई गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद में यहाँ पर आ गए गौरी लोग, गौरी के बाद में आ गए यहाँ पर मालवा के खिलजी लोग। उनके बाद में यहाँ बीच में फिर इब्राहिम लोदी भी आ गए, फिर सिसोदिया शासक भी आ गए राष्ट्रीय तौर से। उसके बाद में फिर बीच में है ना ये भी आ गए शेरशाह सूरी, ये पठान डायनेस्टी थी, ये भी आ गए। उसके बाद मुगल्स आ गए। मुगल के बाद में सीधा बुंदेला आया, बुंदेला के बाद में सिंधिया, तो सिंधिया के बाद देश आज़ाद हुआ तो हमारा शहर चंदेरी चला गया, मध्य भारत और मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया। बाबर के पश्चात 7 बार यहाँ युद्ध हुए थे। युद्ध मुस्लिम, अफगान, राजपूत और अंग्रेजों से हुए। यहाँ पर अनेक स्थल युद्ध स्मारक के रूप में उपलब्ध होते हैं। 11वीं शताब्दी में यह नगर एक महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र भी था और प्रमुख व्यावसायिक मार्ग भी यहीं से होकर जाते थे। स्थान मालवा तथा बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण था। दुर्ग आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए यह बेहद सुरक्षित किला माना जाता था। उनका नाम था राजा मर्दन सिंह, बड़े मशहूर थे। तो हैमिल्टन की फौज जब जबलपुर से बताते हैं कि जब झांसी की तरफ आ रही है तो उसमें 2 लोग मशहूर थे, एक का नाम था हीरोज, एक का नाम था जनरल कीटिंग। तो वो चंदेरी की तरफ आए क्योंकि ये पीछे पड़ रहा है और बुंदेला यहाँ राज कर रहे हैं और रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे रहे हैं। साथ तो एक दूसरे सब दे ही रहते, लेकिन ये पीछे पड़ गए। तो हमारे राजा को जिंदा पकड़ लिया गया, मर्दन सिंह जी को, और फौज उनको पकड़ के ले गई और जा करके लाहौर की जेल में डाल दिया। तो कहते हैं कि 23 साल तक वो जेल में रही और बाद में आखिरी में अंग्रेज़ों ने छोड़ने देख लिया कि छोड़ेंगे नहीं। अब उनकी देखा कि अब अंतिम हमारा यही होगा, तो बेहतर है कि हम रिक्वेस्ट करें और अगर इन्होंने मान लिया तो हमको शिफ्ट करते हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में शिफ्ट किया तो कहते हैं कि मथुरा में उनका देहावसान हो गया, वहीं पर उनकी समाधि हुई। इतिहासकार मानते हैं कि 13वीं शताब्दी में चंदेरी का पतन 5 बार हुआ। दिल्ली और मालवा के सुल्तानों ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया। यहाँ अनेक स्थलों में मुस्लिम वास्तुशिल्प के दर्शन होते हैं। मालवा के सुल्तानों ने दिल्ली से स्वतंत्र होकर अपनी स्वतंत्र राज्य सत्ता यहाँ स्थापित की और 30 सालों तक लगातार शासन किया। यहाँ का स्वतंत्र प्रशासक महमूद खिलजी था। उसने शासन के दौरान यहाँ अनेक सुंदर इमारतों का निर्माण कराया। सन 1445 में उसने कुशल महल का निर्माण कराया। इसमें 4 कक्ष थे, 7 छज्जे एवं अनेक मंदिर के अवशेष उपलब्ध होते हैं। इस महल की ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इसमें अनेक झरोखे लगे हुए हैं। इसी के समीप जैन तीर्थकारों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं।
ये खड़ी मुद्रा में हैं और 3 मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में। ये मूर्तियां एक गुफा में हैं। चंदेरी कभी एक वैभवशाली नगर था तथा यहाँ बड़े बड़े यात्री और व्यापारी रहा करते थे। उनके मकान और महल, जिन्हें हवेली के नाम से पुकारा जाता था, आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। संतोष शर्मा, IBC 24, अशोकनगर। चित्तौड़ का जौहर हर किसी ने देखा और जाना, लेकिन अशोकनगर के चंदेरी की राजपूत रानियों को समर्पित यहाँ एक और जौहर स्मारक भी बना हुआ है। बाबर से हुए युद्ध के समय जिन राजपूत रानियों ने जौहर किया था, उन्हीं की याद में इस स्मारक का निर्माण किया गया। जौहर स्मारक किले के ठीक बाहर ही स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि जब बाबर ने आक्रमण किया तब राजपूत राजा सहित सैनिक युद्ध में मारे गए। इधर राजपूत रानियों ने अपने आप को आग के कुंड के हवाले कर दिया और उसे जौहर कहा जाता है। उन्हीं की याद में ये जौहर स्मारक बनवाया गया। चंदेरी की रानी मणिमाला का जौहर इतिहास में अजर और अमर है। इनके द्वारा 1500 महिलाओं के साथ अपने जीवन का बलिदान कर दिया गया था। आज भी चंदेरी में जौहर का यह स्मारक इस बलिदान का प्रतीक है। यह जौहर चित्तौड़ की रानी पद्मावती के जौहर से कम नहीं है। चंदेरी दुर्ग के इतिहास से जुड़ा है जौहर स्मारक। जब राजा मोदनी राय अपना अंतिम युद्ध बाबर से लड़ने के लिए, बादशाह बाबर से लड़ने के लिए निकले और रानियों को जब पता चला कि वह युद्ध हार चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप को जौहर के हवाले कर दिया, अर्थात जीवित ही आग के हवाले अपने आप को कर दिया था उन्होंने। इसी की याद में बना है ये जौहर स्मारक और इसके पीछे बना हुआ है वही जौहर तालाब। इतिहासकार बताते हैं कि चंदेरी में हुए इस जौहर की घटना 1528 को 28 जनवरी की रात की है, जब चंदेरी के शासक महाराजा मेदिनी राय परिहार थे। तब मुगल शासक बाबर ने उनके किले को चारों ओर से घेर लिया था। रात्रि के पंचम प्रहर में बाबर की सेना किले में घुस गई थी। इस दौरान महारानी मणिमाला ने महाराज मेदिनी राय की हौसला अफजाई की थी। जब बाबर की सेना तोपों के साथ आई, तब महाराजा मेदिनी राय उठे और उन्होंने महारानी मणिमाला से अंतिम विदा लेते हुए युद्ध के मैदान में पहुंच गए। उन्होंने तोपों को रोकने के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की। जब दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध चल रहा था और मेदिनी राय घायल होकर जमीन पर गिर पड़े थे, तब मेदिनी राय के सहयोगी नारायण ने हालात को भांपकर उन्हें दुर्ग की ओर कंधों पर डालकर ले गए। इसी बीच बाबर ने चंदेरी पर तुर्क ध्वज फहरा दिया। तभी महल के द्वार पर तुर्क दूत पहुंच गए और कहा कि हार स्वीकार कर लो। तब उन्हें संधि की सलाह दी गई। लेकिन इसी बीच महारानी मणिमाला ने कहा कि संधि ही करनी थी तो इतने लोगों को मरवाया क्यों? हम उन विधवाओं को क्या जवाब देंगे? मणिमाला के संकेत पर मिलरिया ताल के किनारे बनी विशाल चिता में महारानी मणिमाला समेत 1500 राजपूत वीरांगनाओं ने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर जौहर किया था। देखते ही देखते समूचा दुर्ग आग का गोला बन चुका था। रानी मणिमाला का 1500 महिलाओं के साथ किया गया यह जौहर आज चंदेरी की पहचान बन चुका है। के युद्ध में महाराणा सांगा का सहयोग किया था मेदिनी राय ने, तो उसके युद्ध के बाद 1528 में चंदेरी पर बाबर ने आक्रमण किया और उस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुए और इस उपलक्ष्य में महारानी मणिमाला के द्वारा अनेकों जो उनकी सहयोगी थी, राजपूत वीरांगनाएं थी, उन्होंने यहाँ पर जौहर किया था। और जो वर्तमान में जौहर स्मारक बना हुआ है वो लगभग 20वीं शताब्दी का उस जौहर की याद में सिंधिया स्टेट के द्वारा निर्मित कराया गया। हमला किया 1528 में, तो मेदिनी राय यहाँ के राजा थे, तो इसलिए ना
कंप्रोमाइज करने की 2-3 उसमें उसने वो लिखा है कि मैं चंदेरी को अगर ये मेदिनी राय छोड़ देते हैं ऐसे हम बगैर लड़े तो मैं छोड़ सकता हूँ इसको, या मेरे सबऑर्डिनेट बन जाए, या फिर हमला होगा। तो वो उनमें कंप्रोमाइज़ नहीं और हमला किया उसने। तो कहते हैं कि जो जौहर स्मारक आपने अभी देखा होगा उसके पीछे रानियों ने और यहाँ की जो राजपूतानियाँ थी उन्होंने बहुत सारा लकड़ी वकड़ी जो भी इकट्ठी करा करके और अपनी सतीत्व की रक्षा करते हुए रानियाँ, देखिए उसमें फिगर तो नहीं मिलता, लेकिन ये जब सैकड़ों जो लिखा है तो सैकड़ों का मतलब 1000 के आसपास तक हो सकती है। चंदेरी में आज भी यह जौहर का स्मारक उनके बलिदान से अवगत कराता है। स्मारक स्थल पर युद्ध होते हुए दिखाया गया है तो स्मारक के निचले सिरे पर एक साथ महिलाओं का जौहर होते दिखाया गया है। चंदेरी के इस जौहर की गाथा अलग अलग इतिहासकारों और पुस्तक लेखकों ने चंदेरी के इतिहास को लेकर इस जौहर का उल्लेख किया है। आज भी चंदेरी में जौहर का स्मारक कीर्ति दुर्ग के पास है और जिस स्थान पर महिलाओं ने जौहर किया था उसे खूनी तलैया के नाम से जाना जाता है। संतोष शर्मा, IBC 24, अशोकनगर। चंदेरी के जौहर स्मारक के बाद आइए हम आपको दिखाते हैं चंदेरी दुर्ग का वो खूनी दरवाजा जिसे देखकर मुगल बादशाह बाबर भी घबरा गए थे और उसे मुंह से भी चीख निकल गई थी। आखिर क्या था इस खूनी दरवाजे का रहस्य और क्यों ये इतिहास में दर्ज है, आइए जानते हैं। सन 1527 में खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। चंदेरी के राजा मेदिनी राय राणा सांगा के मित्र थे। चंदेरी का सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान था। मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित होने के कारण इसका महत्व और बढ़ गया था। इसी कारण बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सन 1528 ईस्वी को सीकरी से चंदेरी पर आक्रमण करने के उद्देश्य से बाबर रवाना हुआ। जनवरी 1528 को बाबर अपनी सेना के साथ रामनगर तालाब के पास रुका। बाबर ने मेदिनी राय के पास चंदेरी छोड़ देने के बदले कहीं और राज देने की पेशकश की, लेकिन मेदिनी राय ने बाबर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे गुस्साए बाबर ने सन 1528 को किले पर हमला कर दिया। इस भीषण युद्ध में बाबर की सेना ने तोपों का उपयोग किया, जिसकी वजह से युद्ध में महाराजा मेदिनी राय सहित हजारों राजसपूत वीर गति को प्राप्त हो गए। देखिए, खूनी दरवाजे की कहानी 2 हमको मिलती है। एक तो ये कि बाबर अपनी किताब में लिखता है, तुलसी की बाबरी उसकी किताब थी, कि जब मैं मेदिनी राय के ऊपर हमला करने पीछे से आया हूँ, सामने से नहीं आया, तो आया तो किला ऊपर था और मेदिनी राय की सेना भी ऊपर थी और बाबर की सेना नीचे थी। तो चारों तरफ से 5 किलोमीटर किले को उन्होंने पूरा बंद कर रखा था यहाँ की सेना ने, और बाबर के ऊपर पत्थर बरसा करके। तो रास्ता तो सिर्फ एक ही था, वो खूनी दरवाज़ा। हालांकि वो शहर से आने का दरवाज़ा था। तो वहाँ से जब उसने चढ़ने की कोशिश की उसकी सेना ने, तो यहाँ के लोगों ने ऊपर से पत्थर पटक करके उसकी एक टुकड़ी को पत्थरों नीचे दबा के मार डाला। तो वो एक रेफरेंस मिलता है उसका। तो उसमें तुझे के बाबरी पेंटिंग भी है कि कैसे लोग पत्थर में, अभी आपको उसका फोटो खिंचवा दूंगा कि कैसे पत्थर पटक के बाबर की सेना को मार दिया। तो वो जो सेना मरी ना, तो वो खून खच्चर तो हुआ है। तो लोगों ने, तो एक रेफरेंस ये मिलता है खूनी दरवाजा। पुराने जमाने के राजे महाराजे जब किसी को सजाए मौत देते थे ना, तो उसको शाम को ले गए और उसको है ना कुछ नशा देते थे, क्या देते थे, उसको इस तरह से कर देते मदहोश, और ले जा करके एक कोने पर खड़े करके धक्का देते थे वहाँ से। तो आदमी आकर नीचे 190 मीटर नीचे गिरता था, उसकी डेथ हो जाती। गिरेगा पहाड़ों में से तो खून खच्चर भी होगा। तो मे भी पॉसिबल कि इसकी वजह से खूनी दरवाजा कहते हो। तो ये 2 हैं, 2 रेफरेंसेस हमको मिलते हैं। दरवाजा, ये एक दरवाजा है, किले का मुख्य द्वार है जो फुआरी जी मंदिर चंदेरी के नीचे निर्मित है। और ये जो वर्तमान हमारे लिए जो किला दिख रहा है, इस किले में जो ऊपर की जो नक्काशी आज वर्तमान में दिख रही है, ये सब बुंदेला शासकों के समय की है। जी हाँ, इतिहासकारों की माने तो इसी दुर्ग के मुख्य द्वार पर रक्त की सरिता बहने लगी। लाशों के ढेर लग गए थे। महाराजा मेदिनी राय सहित सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए।
कहा जाता है कि मुख्य द्वार खुला पड़ा था, फिर भी बाबर की सेना अंदर घुसने की हिम्मत न कर सकी। बाबर, जिसके साहस की दंत कथाएं एशिया भर में फैल चुकी थीं, उस चंदेरी दुर्ग में रक्त की धारा लांघने में वो कांप रहा था। खून से सने दुर्ग को देखकर बाबर के मुंह से घबरा कर निकल गया, ओह खूनी दरवाजा। तभी से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा पड़ गया और इतिहास में खूनी दरवाजा दर्ज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संतोष शर्मा, IBC 24 अशोकनगर। आज के दौर में चंदेरी की पहचान यहाँ की कशीदाकारी और साड़ियों के लिए है, लेकिन चंदेरी का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है जितनी प्रसिद्ध यहाँ की कशीदाकारी। इस ऐतिहासिक शहर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। 11वीं शताब्दी में यहाँ एक महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र था और प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी यहीं से होकर गुजरता था। कहा जाता है कि विख्यात संगीतकार बैजू बावरा की कब्र भी यहीं पर है। यहाँ ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और मुरैना जिले की सीमा पर बसा गुना जिले के निकट चंदेरी नामक गांव है। ये गांव हरे भरे जंगलों के बीच बसा है, जिसमें शरीफे के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ये बुनकरों का गांव है। ऐसा कहा जाता है कि बड़ौदा की महारानी बुनकरों को खुद बेहतरीन सूत देकर उनसे साड़ियां बुनवाया करती थीं। प्राचीन काल में कपास के अत्यंत बारीक धागों से चंदेरी साड़ियों की बुनाई की जाती थी। वहीं मुगल काल में इन साड़ियों को बुनने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाए जाते थे। चंदेरी फैब्रिक का इतिहास वैदिक युग में मिलता है। जानकार कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने इसकी खोज की थी। यहाँ चंदेरी में 3 तरह के फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं: प्योर सिल्क, चंदेरी कॉटन और सिल्क कॉटन। और साड़ी तो पुश्तैनी बना रहे हैं, पहले पापा जी बनाते थे, दादाजी बनाते थे, अब बच्चा भी है बनवा रहे हैं, पहले बनाते थे। और साड़ी तो मैंने 1000 से स्टार्ट है, बर्फ बढ़ जाता है तो 50,000 तक। फूड भी है, फैब्रिक भी है, कुछ डिजाइनरों से भी काम करते हैं। कितना माना जाता है कि चंदेरी का इवोल्यूशन शुरू हुआ 1890 में, जब बुनकर हाथ से बने यॉर्न के बजाय मिल मेड यॉर्न से कपड़ा बुनने लगे। इस प्रकार चंदेरी के विकास की सर्वप्रथम शुरुआत हुई। चंदेरी फैब्रिक के निर्माण के लिए मिल मेड यॉर्न के उपयोग के बाद अंग्रेज मैनचेस्टर से कोलकाता होते हुए सूती धागा चंदेरी लेकर आए। यह चंदेरी फैब्रिक के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। 17वीं सदी में चंदेरी साड़ियाँ बुनने के लिए मैनचेस्टर से सूती धागा मंगवाया जाने लगा, जो कोलकाता की बंदरगाह से होते हुए चंदेरी तक पहुंचता था। उसके बाद साड़ियाँ बुनने के लिए जापान, चीन और कोरिया से भी रेशम मंगवाया जाने लगा और चंदेरी साड़ियाँ सिल्क से भी बुनी जाने लगी और रेशमी धागों से बुनी गई साड़ियाँ ज़्यादा पसंद करने लगे। अच्छी बात यह है कि ये इसमें जो 700 साल पहले हैंडलूम की इंडस्ट्री जो कायम हुई थी, उससे आज चंदेरी भले हिस्ट्री के बारे में ना जाने, लेकिन चंदेरी हर 10 फैमिलियों में से 8 फैमिलियों में लोग चंदेरी को साड़ी के नाम से जानते हैं। वैसे इन साड़ियों को बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। साड़ियों की बुनाई के लिए सबसे पहले कंधे पर धागा चढ़ाया जाता है। ये काफी मेहनत और धैर्य का काम है, जिसे पूरा करने में लगभग पूरे दिन का समय लग जाता है। चंदेरी साड़ियों के रंग संयोजन में पृष्ठभूमि और बॉर्डर की समरसता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और अपना क्या नाम क्या बोलते हैं, मनोज जोशी जी आए थे और एक जो श्रेयाजी शिंदे जी हैं। बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो आ चुके हैं, राजकुमार राव, अपना क्या बोलते हैं उससे श्रद्धा कपूर, बहुत से सेलिब्रिटी हैं सर जो चंदेरी आ चुके हैं और अभी भी आगे भी सर उम्मीद है बड़े बड़े सेलिब्रिटी चंदेरी आएंगे। आज बुनकरों के लिए सबसे बड़ी समस्या पूंजी और कच्चे माल की है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ के बुनकरों की दशा में सुधार जरूर हुआ है। अब वो खुद कच्चा माल खरीदने और तैयार माल बेचने में भी सक्षम हैं। वहीं मध्य प्रदेश वस्त्र कॉरपोरेशन की ओर से ऋण की भी व्यवस्था की गई है। आज यहाँ की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हो चुकी हैं। फिल्मी सितारे भी इन साड़ियों को बेहद पसंद करते हैं। संतोष शर्मा, IBC 24 अशोकनगर।
धरोहर में आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।